नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स के मॉडल क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। और यहाँ पे मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर ही नहीं बल्कि सारे क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा, ताकि आप लोग सारे क्वेश्चन को आसानी से समझ सके और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएँ तो उससे भी आप लोग आसानी से सॉल्व कर सके। तो वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जिससे आपका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन खत्म होता है उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट जो आपका VVI सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन के सीरीज को यहाँ पे शुरू किया जाएगा। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा बच्चों कि ये जो मॉडल पेपर है आपका, ये आपका तीनों स्ट्रीम आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों के लिए, ठीक है। ये गलतफहमी में आप लोग मत रहिएगा कि आपका आर्ट्स के लिए अलग मॉडल पेपर है, साइंस के लिए आपका अलग मॉडल पेपर है और तो कॉमर्स वालों के लिए अलग मॉडल पेपर है। नहीं, तीनों को आप लोगों को एक ही सिलेबस पढ़ना है और इस वजह से आपका तीनों के लिए एक ही मॉडल पेपर को जारी किया गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखिए कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है जिसको आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा और कुछ खास नहीं, इसको आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम लोग सीधा अब यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वक्र से संसाधनों के उत्तम विनिधान से दो वस्तुओं की अधिकतम संभावित उत्पाद संयोग को दर्शाया जा सकता है। यानी कि क्वेश्चन यह बोल रहा है कि उस वक्र का नाम क्या है जो हमारे पास उपलब्ध संसाधनों के उत्तम विनिधान। उत्तम विनिधान का मतलब क्या होता है? उत्तम का मतलब होता है सबसे बढ़िया और विनिधान का मतलब होता है आपका निर्धारण, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उसके सबसे बढ़िया निर्धारण से दो वस्तुओं के अधिकतम संभावित उत्पाद संयोग को दर्शाने वाले वक्र को क्या कहते हैं? तो उस वक्र को आपका उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उत्पादन संभावना वक्र। क्लियर है बच्चों? अगर उत्पादन संभावना वक्र को अगर हम और भी आसान भाषा में समझे तो कह सकते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करता है जिसका अधिकतम उत्पादन संभव हो। क्लियर है? यहाँ पे मैं आपको उत्पादन संभावना वक्र बना करके दिखा देता हूं ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। देखिए बच्चों, इस प्रकार से आपका क्या होता है, उत्पादन संभावना वक्र होता है जिसमें से आपका एक अक्ष में कोई भी एक वस्तु मान के चलते हैं, आपका यहाँ पे चावल है, ठीक है, और दूसरा अक्ष में आपका दूसरा वस्तु रहता है गेहूं, ठीक है। और ये जो आपका अक्ष है यानी कि ये जो वक्र है ये आपका दो वस्तु मान के चलिए चावल और गेहूं है, तो इसके आपका क्या करता है, अधिकतम उत्पादन के संभवों को प्रकट करता है, ठीक है। ये आपका उत्पादन संभावना वक्र का काम है। क्लियर बच्चों? अब देखिए कि उत्पादन संभावना वक्र से क्या क्या रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो उत्पादन संभावना वक्र है बच्चों, इसका जो ढाल होता है वो ढाल कैसा होता है? तो देखिए इसका जो ढाल होता है बच्चों ये आपका ऋणात्मक होता है, यानी कि इसका जो स्लोप होता है ये आपका नेगेटिव होता है। नेगेटिव कैसे होता है? क्योंकि ये जो इसका ढाल होता है बच्चों, देखिए ऊपर से आपका नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो ढाल होता है याद रखिएगा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि जो उत्पादन संभावना वक्र है ये मूल बिंदु की ओर कैसा होता है? तो जो आपका उत्पादन संभावना वक्र है ये मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, यानी कि आपका नतोदर को ही दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, अवतल कहते हैं, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कॉनकेव, ठीक है। याद रखिएगा नतोदर अवतल दोनों आपका एक ही है, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आपका कॉनकेव कहा जाता है। तो याद रखना है उत्पादन संभावना वक्र जो होता है आपका ये मूल बिंदु की ओर कैसा होता है, कॉनकेव होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किस प्रश्न का संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से है? कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपका कूट दिया गया है और यहाँ पे देखिए प्रत्येक कूट में प्रश्न है कि बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसा होता है, ये प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे से कौन से प्रश्न का आपका संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र से है सो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नहीं है, ये आपका कूट है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि कूट ये 1, 2 और 4 भी आपका सही व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है 1, 3 और 4 आपका संबंधित है व्यष्टि अर्थशास्त्र से, ठीक है। तो ये आपका नीचे ऑप्शन दिया गया है, ये आपका
कूट है। ठीक है, भले ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपका सीबीएसई में पूछा जाता है। तो आपका जो हाई लेवल का एग्जाम होता है, जैसे यूपीएससी का एग्जाम आप लोगों ने सुना होगा, तो आपका जेपीएससी का एग्जाम है, ठीक है, तो पीसीएस का किसी भी स्टेट का एग्जाम होगा, वहां पे आपका कूट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पहली बार जेक बोर्ड में आया हुआ है, तो टेंशन मत लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसका कौन सा कूट का संबंध आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र से है, सो आपसे पूछ रहा है। तो पहले समझते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जो आपका इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को आपका दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, और एक है आपका समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपका व्यक्तिगत इकाइयों यानी कि छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक फर्म, फर्म का मतलब क्या होता है इंग्लिश में बोले तो कंपनी, एक कंपनी का अध्ययन हो, तो एक उपभोक्ता का अध्ययन हो, तो एक उत्पादक का अध्ययन हो। ये छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपका बड़े बड़े क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। जैसे किसी देश का राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना हो, तो किसी राष्ट्रीय उत्पाद का अध्ययन करना हो, जीडीपी का अध्ययन करना हो, तो पूरे देश की बेरोजगारी का अध्ययन करना हो, तो पूरे देश की गरीबी का अध्ययन करना हो, इसका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो आज रखिएगा डिफरेंस क्या है। पहला कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है बच्चों, ये आपका इसके अंतर्गत आपका छोटे छोटे इकाइयों का अध्ययन करता है, मतलब एक का अध्ययन कराता है। जबकि पूरा यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना है तो उसका अध्ययन आपका समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो ये हम लोगों ने व्यष्टि और समष्टि का विशेषता को समझ लिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से आपका कौन सा प्रश्न संबंधित है। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया हुआ यानी कि कूट दिया हुआ है कि बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। तो बाजार में देखिए किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, तो किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां पे आपका जो मांग की रेखा है और जो पूर्ति की रेखा है, जहां पे दोनों एक दूसरे को काटता है। इस प्रकार से मान के चलते हैं, तो दोनों जहां पे आपका बराबर होता है, जहां पे मांग और पूर्ति, वहां पे क्या होता है आपका किसी भी वस्तु का कीमत का निर्धारण होता है। और हम लोग जानते हैं किसी भी वस्तु की मांग तो किसी भी वस्तु की पूर्ति का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो ये आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। उसके बाद देखिए आपका देश में संसाधनों का विनिधान कैसे हो, यानी कि देश में संसाधनों का आपका बंटवारा। विनिधान का मतलब बंटवारा भी होता है, ठीक है, निर्धारण भी होता है और बंटवारा भी होता है, यानी कि जो हमारे देश में संसाधन है उसका बंटवारा किस प्रकार से हो, इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका अध्ययन आपका समष्टि अर्थशास्त्र। अभी मैं आपको बताया जहां पे देश के स्तर का बात किया जाओ, यानी कि बड़े स्तर का बात किया जाओ, उसका अध्ययन किसका आ जाएगा? समष्टि आ जाएगा, तो इसका संबंध नहीं है। उसके बाद देखिए एक फर्म का कुल निर्गत स्तर क्या है। निर्गत का मतलब होता है उत्पादन, यानी कि एक फर्म का मतलब क्या होता है? कंपनी, यानी कि एक कंपनी के कुल उत्पादन का स्तर क्या है उसका अध्ययन। तो एक का मैंने आपको शुरू में बताया था, एक फर्म बोले तो एक उत्पादक बोले तो एक उपभोक्ता बोले, किससे संबंधित हो जाएगा? तुरंत बोलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो एक हो गया ये और एक हो गया 3। उसके बाद देखिए यहाँ फिर से आपका एक देश आ गया, तो ये तो आपका एक देश, जैसे ही एक देश देखना है तुरंत समष्टि में चला जाना है, तो ये आपका समष्टि हो गया भाई। तो ये होगा नहीं, और आपका पहला तो मतलब दूसरा तो होगा नहीं, यानी कि 1 और 3 जो आपका जो प्रश्न 1 कूट 1 में और 3 में दिया गया है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र है। समझ गए? क्लियर हो गए बच्चों? तो यहाँ पे देखिए कौन से ऑप्शन में आपका कूट 1 और 3 लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है। ठीक है, मतलब कूट ये और कूट 3 आपका ये जो प्रश्न दिए गए हैं, ये दोनों प्रश्न का संबंध आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र से है। समझ लो ना, ऐसा समझाना है कि बच्चों को जो आपका कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े उसको भी समझ में आ जाए। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखिए आंसर तो आपका मॉडल पेपर के नीचे भी दिया गया है, वहां से मेन बात है कि समझाना। ठीक है, तो आंसर कोई भी बता देता कि ये होगा इसका आंसर, क्योंकि मॉडल पेपर के नीचे दिया गया है। तो मैं सारा क्वेश्चन को डिटेल बारीकी से समझाते हुए चल रहा हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अगर बोर्ड एग्जाम में आए बच्चों तो आप लोग आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे मैंने आपको व्यष्टि और समष्टि का डिफरेंस भी बता दिया। अगर सब्जेक्टिव में 3 नंबर का आएगा ना, तो वहां पे आप लोग उसे लिख लीजिएगा, यही लिख देना जो बताया मैंने, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्न में से किस इकाई से उपयोगिता को मापा जा सकता है। पहले ये बताइए कि उपयोगिता किसे कहते हैं, समझिए। तो उपयोगिता किसे कहते हैं ये आपको समझना है। देखिए मान के चलिए हम कोई भी वस्तु का जो उपयोग करते हैं ना, जैसे मान के चलिए आप 3 रुपये वाले कलम का उपयोग कर रहे हैं, तो उससे जो उसके उपयोग करने से जो आपको संतुष्टि प्राप्त हो रही है, ठीक है, मान के चलिए कलम आपका आधे दूर में टूट गया तो कम संतुष्टि प्राप्त होता है, पसवा असूल ना मिला है। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा। तो आपका पूरा बढ़िया से कलम को खत्म करके लिखते हैं आप लोग, पूरा इंक
आपका खत्म हो जाता है तो उससे बहुत ही अच्छा संतुष्टि मिलता है कि हाँ पैसा वसूल कर लिए। तो उससे जो आपको संतुष्टि मिलती है ना बच्चों, इसी को क्या कहते हैं, उपयोगिता कहा जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी वस्तु के उपयोग करने से जो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं, उसी को आपका उपयोगिता कहा जाता है। तो इस उपयोगिता को किस में मापा जा सकता है, तो देखिए एक्चुअल में जो आपका उपयोगिता है इसको आपका यूटिल्स में मापा जाता है। किसमें, यूटिल्स में आपका मापा जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूटिल्स। अब तो छोड़िए लिखना क्या, आप लोग सुन रहे हैं ना। देखिए उपयोगिता को किस में मापा जाता है, तो आज रखिएगा यूटिल्स में मापा जाता है। लेकिन एक आपका अर्थशास्त्री था, कौन था, मार्शल। मार्शल ने क्या कहा भैया कि हम उपयोगिता को मुद्रा में भी माप सकते हैं। ठीक है, अगर डॉलर में यूज कर रहे हैं तो डॉलर में भी उपयोगिता को माप सकते हैं कि हाँ ये 3 रुपए का कलम था भाई, तो ये 3 रुपए मेरा वसूल हो गया, इसका उपयोगिता 3 रुपए था। ठीक है, अब तो 3 रुपए के कलम आपने खरीद लिया और आधे में टूट गया, नहीं अगर कलम दमा 1.5 टका बराबर होना चाहिए, क्या कि 1.5 टका आधे में ईटा टूट गया है तो आधे में खराब हो गया, तक उपयोगिता आपका 1.5 के बराबर है। ठीक है, ये मार्शल ने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे उपयोगिता को आपका मुद्रा में भी मापा जा सकता है और हम लोगों का मुद्रा क्या है, हम लोगों का मुद्रा आपका रुपया है। ठीक है, तो याद रखिएगा उपयोगिता को आपका यूटिल्स और आपका मुद्रा यानी कि रुपया में भी मापा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रुपया। क्लियर है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया होगा। सोचिए कितना डिटेल्स आपको मैंने, मतलब ये क्वेश्चन कितना डीप था। ठीक है, याद रखिएगा यूटिल्स में आपका ऑप्शन में दिया हुआ रहता है। कई बार आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा ना, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज, वहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, वहां पे देखिएगा ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान आपका क्या है, 2 है, तो उस वस्तु की मांग होगी। पहली बात ये समझिए कि मांग की कीमत लोच किसे कहते हैं। ठीक है, तो मांग की कीमत लोच क्या होता है पहले ये समझिए। तो देखिए मांग की कीमत लोच किसी भी वस्तु के उस माप को बताता है कि उस वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन होने से उसकी मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसी के अनुपात को क्या कहा जाता है, आपका मांग की लोच कहा जाता है। क्लियर है, मांग की लोच किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु के मूल्य में, यहाँ पे मैं सिर्फ मूल्य लिखता हूँ, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन और जो आपका होने से जो आपका उस वस्तु की मांग में जो आपका प्रतिशत परिवर्तन होता है, मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को आपका मांग का लोच कहा जाता है। ठीक है, ये आपका मांग की लोच का फॉर्मूला भी होता है। तो किसी भी वस्तु में मान के चलिए आपका 8% का परिवर्तन हुआ तो 5% का परिवर्तन हुआ, आगे आपका सब्जेक्ट में क्वेश्चन भी है, तो उसको सॉल्व करने से जो मांग का लोच आ रहा है यानी कि ईडी बराबर जो वैल्यू आ रहा है वो आपका क्या दिया गया है, आपका 2 गया है। तो 2 दिया हुआ है तो आपका जो उस वस्तु की मांग होगी वो कैसा होगा, तो देखिए यहाँ पे आपका कंडीशन होता है जब मांग की लोच आपका ईडी, ठीक है याद रखिएगा, ठीक है, जो जब आपका ईडी का जो वैल्यू होता है बच्चों आपका 1 से ज्यादा होता है, ठीक है, क्या 1 से अधिक होता है, तो कहा जाता है कि जो आपका मांग का लोच होगा वो आपका लोचदार होगा। कैसा होगा, लोचदार होगा। और यहाँ पे देखिए आपका जो आपका ईडी का वैल्यू है ये आपका 1 से अधिक यानी कि आपका 2 है, तो यहाँ पे मांग कैसा होगा, ये आपका लोचदार होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा लोचदार। और प्रत्येक बार इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपका 2 दिया गया है, यहाँ पे आपका 0.5 भी दे सकता था, ठीक है, बोल देगा कि मांग की लोच 0.5 है तो मांग क्या होगा, ठीक है। तो आज रखना आपको, यहाँ पे मैं आपको जो 4 कंडीशन होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहला कंडीशन ये कि जो अब जब आपका ईडी का जो वैल्यू है बच्चों आपका अगर 1 आ जाए, अगर ईडी का वैल्यू यानी कि मांग का लोच का वैल्यू आपका 1 दिया हो तब मांग क्या होगा, तो आज रखना तब जो मांग होगा बच्चों ये आपका सम लोचदार होगा। क्या होगा, आज रखिएगा, तब मांग आपका सम लोचदार होगा, ठीक है, पहला कंडीशन लिख लीजिए। दूसरा आपका जब ईडी का जो वैल्यू है बच्चों आपका 1 से अधिक दिया हो, क्या मतलब ये सिंबल का मतलब समझते हो ना आप लोग, ये ठीक है, ये मैथमेटिकल सिंबल है, इसका मतलब क्या होता है, जना डोकवा फारल है, मतलब जने 2 बिंदुआ है इधर वाला, तो इधर मतलब इधर होता है आपका अधिक, यहाँ पे लिख देता हूँ अधिक, और इधर होता है आपका कम, ठीक है, आप लोगों ने शायद 2-3 में ही पढ़ के आया होगा, ठीक है, इधर होता है अधिक, तो याद रखिएगा इधर से देखिए, यानी कि ईडी का जो वैल्यू है जब 1 से अधिक होता है, जो आपका मांग का लोच आपका 1 से अधिक होगा तब क्या होगा वहां पे मांग, तब वहां पे मांग होगा आपका लोचदार। क्या होगा, लोचदार, ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन में भी है। जब ईडी का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, 1 से कम होगा, यानी कि इधर कम दिखाता ना, तो ये जो आपका ईडी का वैल्यू अगर 1 से कम होगा तब क्या होगा आपका, तब होगा मांग आपका बेलोचदार। लिख लीजिए, तब मांग क्या होगा आपका बेलोचदार। अगर जो ईडी का वैल्यू है बच्चों आपका 1 होगा, शुरू में बताया जब 1 होगा तब क्या होगा, समलोचदार, ठीक है। अगर ईडी का वैल्यू क्या है बच्चों, ईडी का वैल्यू आपका इन्फिनाइट, इसका 5 कंडीशन होता है, ठीक है, याद रखिएगा, जब ईडी का वैल्यू आपका इन्फिनाइट हो तब क्या होगा मांग का लोच, तब मांग की लोच आपका पूर्णतः क्या होगा, लोचदार होगा। याद रखिएगा ईडी का वैल्यू जब इन्फिनाइट आ जाए यानी कि मांग का वैल्यू अगर आपका अनंत दिया रहे तब पूछेगा कि मांग क्या होगा, तो आज रखिएगा पूर्णतः लोचदार। अगर ईडी का वैल्यू आपका 0 दिया रहे, ठीक है, जब ईडी का वैल्यू आपका 0 दिया रहे तब आज रखिएगा मांग का लोच क्या होगा, आपका मांग होगा आपका पूर्णतः बेलोचदार, ठीक है। फिर से एक बार यहाँ पे रिवीजन करवा देता हूँ।
देखिए जब ईडी का वैल्यू आपका 1 से अधिक हो तब क्या होगा, आपका लोचदार होगा। जब ईडी का वैल्यू आपका 1 से कम हो तब क्या होगा, आपका बेलोचदार होगा आपका। जब ईडी का वैल्यू आपका क्या दिया रहे, मान के चलिए 1 दिया रहे, ठीक है, तो क्या होगा आपका, तब होगा आपका समलोचदार, ठीक है। जब ईडी का वैल्यू आपका 0 दिया रहे तब याद रखिएगा पूर्णतः बेलोचदार हो जाएगा। जब ईडी का वैल्यू आपका इन्फिनाइट दिया रहे तब याद रखिएगा आपका क्या रहेगा, ये पूर्णतः लोचदार होगा, ठीक है, पूर्णतः लोचदार, ठीक है। ये 5 कंडीशन होता है, ये 5 आप लोग याद रखिएगा तो आपका 1 नंबर फिक्स हो जाएगा, प्रत्येक बार आपका क्वेश्चन भी आता है, ठीक है बच्चों। चलिए थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो, चलिए डिटेल में समझाना भी तो पड़ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि एक उपभोक्ता का अधिमान एक दिष्ट होता है। इस मान्यता के आधार पर एक उपभोक्ता 2 वस्तुओं के निम्न बंडलों में से किन बंडलों पर उदासीन होगा। यानी कि एक उपभोक्ता का अधिमान जो वक्र है बच्चों, एक दिष्ट यानी कि एक समान दिखाई दे रहा है। तो इस मान्यता के आधार पर पूछ रहा है कि जो उपभोक्ता के 2 वस्तुओं का निम्न बंडल, यहाँ पे बंडल आपका दिया हुआ है, बंडल ये दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी वस्तु है बंडल, ये में क्या हो रहा है आपका, कोई भी वस्तु मान के चलिए यहाँ पे कॉपी है और यहाँ पे आपका कलम है, ठीक है। तो जब कॉपी का 3 यूज कर रहा है तो कलम आपका 4 है, ठीक है। जब आपका फिर बंडल बी में आपका क्या है, बंडल बी में आपका यहाँ पे मान के चलिए आपका कॉपी है 6, ठीक है, और आपका इस तरह से आपका 7 दिया हुआ है कलम, तो ये आपका बंडल दिया हुआ है। तो कौन से बंडलों में आपका उदासीन होगा, तो उदासीन कब होता है, यानी कि एक समान कब दिखाई देता है, याद रखिएगा जब जिस बंडल आपका क्या होगा, जब बंडल की वैल्यू यानी कि दोनों को जोड़ने पर समान आ जाए। जैसे कि यहाँ 3 और 4 जोड़ने पर 7 आ रहा है, ठीक है, ये 7 आ रहा है, ये आपका 13 आ रहा है, ये आपका 3 आ रहा है और ये 7 आ रहा है। तो कौन कौन से बंडल में बराबर होगा, देखिए ये आपका बंडल ये आपका 7 आ रहा है और बंडल डी भी आपका 7 आ रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, खाली जोड़ के आपको देख लेना है कि कौन कौन बराबर हो रहा है, वही क्या हो जाएगा, उदासीनता पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये भी आपका बराबर हो रहा है 7 और डी भी आपका बराबर हो रहा है 7। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, बी एंड डी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निम्न में से पूरक वस्तुओं का एक उदाहरण है। पहले समझिए कि पूरक वस्तु किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, पूरक वस्तु ऐसे वस्तुओं को कहते हैं जो आपका साथ साथ यूज होता हो। जैसे आपका कलम हो गया और स्याही हो गया। कलम अगर स्याही नहीं रहेगा तो कलम को काम कराता है क्या, नहीं। जैसे आपका कार हो गया तो गाड़ी हो गया और पेट्रोल हो गया, ठीक है। अगर गड़िया रहे आपका पेट्रोल रहबे नहीं करेगा तो गड़िया को काम का कि ठेलो क्या गड़िया, क्या नहीं ना। तो जो साथ साथ यूज होते हैं उसको क्या कहते हैं, आपका उसे आपका पूरक वस्तु कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा उदाहरण हो जाएगा, देखिए यहाँ पे चाय और कॉफी साथ साथ यूज होता है क्या, नहीं होता है भाई। चाय और कॉफी एक साथ को पिएगा क्या, नहीं ना। कलम और स्याही भी एक साथ यूज करते हैं, तो ये आपका क्या है, पूरक वस्तु है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा पूरक वस्तु आपका कलम और स्याही का आपका उदाहरण हो जाएगा। कलम और स्याही इसका उदाहरण है पूरक वस्तु का। बाकी बात चाय और कॉफी आपका प्रतिस्थापन वस्तु है, ठीक है। ये आप लोग आते हैं रसगुल्ला और आपका गुलाब जामुन भी प्रतिस्थापन वस्तु है। पूरक और प्रतिस्थापन वस्तु क्या होता है, जब मैं आपको प्रतिस्थापन वस्तु क्या होता है, जो आपका एक दूसरे के स्थान पर यूज होते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन वस्तु जैसे एक दूसरे के स्थान पर यूज होते हैं, जैसे आपका चाय जो पीता है वो कॉफी नहीं पीता है, जो कॉफी पीता है वो चाय नहीं पीता है, ठीक है। ये मतलब एक दूसरे चाय के स्थान पर क्या हो रहा है, कॉफी का प्रयोग हो रहा है, और तो कॉफी के स्थान पर आपका चाय का प्रयोग हो रहा है। जो ब्रिटानिया बिस्कुट और पार्ले जी बिस्कुट क्या है, प्रतिस्थापन वस्तु है। मतलब दोनों में कंपटीशन चलता है, जो पार्ले जी खाता है वो ब्रिटानिया नहीं खाता है, फिर ब्रिटानिया जब खाता है तब पार्ले जी नहीं खाता है। एक दूसरे के स्थान पर यूज हो रहा है आपका, ठीक है। जो एक दूसरे के स्थान पर यूज हो उसे क्या कहते हैं, आपका प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। जो साथ साथ में यूज हो उसे आपका पूरक वस्तु कहते हैं। तो चाय और कॉफी आपका एक दूसरे के स्थान पर यूज होता है तो ये आपका प्रतिस्थापन वस्तु हो जाएगा। पूछा था पूरक तो कलम और स्याही हो जाएगा क्योंकि साथ साथ यूज होता है, ठीक है बच्चों। चलिए इसे क्वेश्चन इसे भी आपका पक्का आएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि सामान्यतः एक औसत उत्पाद वक्र का आकार होता है। तो जो औसत उत्पाद वक्र का आकार होता है बच्चों, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं एवरेज प्रोडक्शन, इसका वक्र का जो आकार होता है ये आपका उल्टा यू आकार का होता है। कैसा होता है, तो याद रखिएगा औसत उत्पाद वक्र यानी कि जो आपका एवरेज प्रोडक्शन का कर्व होता है ये आपका उल्टा यू आकार का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उल्टे यू आकार का। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर यू आकार का आपका वक्र किसका होता है, तो याद रखिएगा बच्चों जो आपका यू आकार का वक्र होता है ये आपका एवरेज कॉस्ट यानी कि औसत लागत का होता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना है। औसत लागत का जो आपका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, औसत लागत यानी कि एवरेज कॉस्ट का जो आपका वक्र का आकार होता है ये आपका यू आकार का होता है। और उल्टा यू आकार का किसका होता है, तो उल्टा यू आकार का आपका औसत उत्पाद वक्र का होता है। और क्वेश्चन में भी आपका यही पूछा है कि औसत उत्पाद वक्र का जो आकार होता है ये कैसा होता है, तो याद रखिएगा उल्टे यू आकार का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उल्टे यू आकार का, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोनों आपको बता दिया, कंफ्यूज नहीं करना है। यू आकार का आपका औसत लागत का होता है और आपका उल्टा यू आकार
प्रकार का किसका होता है, जो कि क्वेश्चन में पूछा है औसत उत्पाद का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि पैमाने के स्थिर प्रतिफल के उत्पादन फलन में यदि साधनों को 2 गुना वृद्धि की जाती है तो उत्पादन में वृद्धि खाली स्थान होगी। यानी कि ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका पैमाने के प्रतिफल से लिया गया है। ठीक है, देखिए पैमाने के प्रतिफल का आपका 3 अवस्था होता है, अथवा कह सकते हैं 3 प्रकार होता है। पहला तो हो गया आपका पैमाने का स्थिर प्रतिफल, दूसरा इसका होता है कि पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल, और तीसरा इसका होता है पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे तीनों का कंडीशन क्या होता है समझ लिए, आप लोग आसानी से क्वेश्चन को बना लीजिएगा। देखिए जो आपका पैमाने का स्थिर प्रतिफल होता है, इसमें क्या होता है, अगर हम साधनों को में जिस अनुपात में वृद्धि करेंगे उसी अनुपात में आपका उत्पादन में भी वृद्धि होगा। कहने का मतलब ये हुआ, अगर साधनों में हम 2 गुना वृद्धि कर रहे हैं तो उसका जो उत्पादन में वृद्धि होगा बच्चों, ये भी आपका 2 गुना वृद्धि होगा। ये और किस में होता है, ये आपका स्थिर प्रतिफल में होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, 2 गुना वृद्धि कर रहे हैं तो उसी अनुपात में, तो आपका 2 गुना किसमें, उत्पादन में भी वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया आपका स्थिर प्रतिफल। मैंने दूसरा बताया कि आपका होता है वृद्धिमान प्रतिफल। ठीक है, तो पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल में क्या होता है कि साधनों को जिस अनुपात में हम लोग वृद्धि कर रहे हैं, मान के चलिए साधनों को 2 गुना अनुपात में हम लोग वृद्धि कर रहे हैं, तो जो इसके उत्पादन में वृद्धि होगा बच्चों, ये 4 गुना में होगा और तो 5 गुना में वृद्धि होगा। मतलब साधन को जिस अनुपात में बढ़ा रहे हैं उससे ज्यादा अनुपात में आपका क्या होगा, वृद्धिमान प्रतिफल में, यानी कि पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल में आपका होता है। ठीक है, नाम से नहीं पता रहा है, वृद्धिमान यानी कि वृद्धि होगा, ज्यादा का वृद्धि होगा। और ह्रासमान में जस्ट इसका उल्टा होता है, जिस अनुपात में हम लोग साधनों को बढ़ाते हैं उससे कम अनुपात में आपका उत्पादन में वृद्धि होता है। मान के चलिए आपका 3 गुना हम लोग क्या करें, 3 गुना में आपका 3 गुना वृद्धि कर रहे हैं आपको साधनों में। ठीक है, लेकिन इसका जो आपका उत्पादन में वृद्धि होगा ये आपका 2 गुना होगा। नाम से पढ़ रहा है ह्रास, ह्रास का मतलब क्या होता है, कम वृद्धि होना। ठीक है, बातों को समझ गए। स्थिर में क्या होता है, तो याद रखिएगा स्थिर में जितने गुना हम लोग बढ़ाएंगे आपका संसाधन को, उतने गुना आपका क्या बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा। तो 2 गुना यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, साधनों में वृद्धि कर रहे हैं, तो यहाँ पे उत्पादन भी 2 गुना बढ़ेगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित चित्र में आयत OABC का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। यहाँ पे देखिए ये जो आपका आयत बना हुआ है OABC, ये क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। तो देखिए ये जो स्लोप आपका दिया गया ना, ये स्लोप आपका औसत स्थिर लागत का स्लोप है, यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का स्लोप है। और इसमें जो आपका आयत बनता है बच्चों, ये आपका कुल स्थिर लागत को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, तो याद रखिएगा कुल स्थिर लागत को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों की संख्या होती है। तो देखिए बच्चों, आप लोगों ने बाजार के 3 से 4 प्रकार को पढ़ा होगा। पहला होता है आपका पूर्ण प्रतियोगी बाजार, दूसरा पढ़ा होगा एकाधिकार बाजार, तीसरा पढ़ा होगा अल्पाधिकार बाजार, और चौथा हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा होगा द्विअधिकार बाजार। ठीक है, तो देखिए जो आपका पूर्ण प्रतियोगी बाजार होता है, इसमें जो आपका फर्मों की संख्या होती है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा होता है, यानी कि इसमें आपका अत्यधिक फर्म होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक। अगर पूछे कि एकाधिकार बाजार में कितने फर्म होते हैं, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, एक का अधिकार, एकाधिकार यानी कि एक का अधिकार। तो जो आपका एकाधिकार बाजार है उसमें आपका एक फर्म होता है। अगर पूछे कि अल्पाधिकार में कितने फर्म होते हैं, तो याद रखिएगा अल्पाधिकार में भी आपका पूर्ण प्रतियोगी की तरह ही बहुत ही ज्यादा फर्म होते हैं। साथ ही साथ अगर पूछे कि द्विअधिकार बाजार में कितने फर्म होते हैं, तो नाम से पता चल रहा है 2 का अधिकार यानी कि 2 फर्म होते हैं। ठीक है, तो इससे आपका एक क्वेश्चन फिक्स आने वाला है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन दिया रहता है ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अगर आप 2023 के मॉडल पेपर को देखेंगे और 2023 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन को आप लोग देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन आता है ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस वजह से मैं आपको इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन की शर्त निम्न में से कौन सी होती है। तो देखिए पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन की आपका 2 शर्त होता है। पहला शर्त क्या होता है कि जो आपका MR है, यानी कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है, ये आपका MC यानी कि मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। देखिए MR को मार्जिनल रेवेन्यू इंग्लिश में कहते हैं, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा सीमांत आघात। ठीक है, और आपका MC का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, सीमांत लागत। यानी कि पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन का पहला शर्त क्या है कि जो आपका सीमांत आघात है, यानी कि MR आपका बराबर होना चाहिए सीमांत लागत के, यानी कि MC के बराबर होना चाहिए। ये पहला शर्त हो गया। दूसरा जो शर्त है बच्चों कि जो आपका MC की वक्र है वो MR के वक्र को नीचे से काटना चाहिए। मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ, देखिए इस प्रकार से ये होता है आपका MR का वक्र,
और इस प्रकार से होता है आपका MC का वक्र। ठीक है, अब आपके मन में सवाल होगा कि ये जो MC का वक्र है सर, ये यहाँ पे दो जगह काट रहा है, तो संतुलन कौन सा बिंदु पे होगा? तो देखिए बच्चों, यहाँ जो काट रहा है ना, ये MC का वक्र, ये यहाँ ऊपर से नीचे आते हुए काट रहा है, लेकिन कंडीशन क्या है, नीचे से ऊपर जाते हुए काटना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस बिंदु पे संतुलन होगा, यहाँ पे मान लेते हैं E और यहाँ पे मान लेते हैं E1। ठीक है, तो यहाँ पे E1 पे आपका संतुलन होगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे से ऊपर जाते हुए काट रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूर्ण प्रतियोगी फर्म के संतुलन की दो कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन MR बराबर MC होना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या कि जो आपका MC की रेखा है वो MR की रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है MR बराबर MC, और जो MC का वक्र है ये MR के वक्र को नीचे से काटे, यानी कि नीचे से ऊपर जाते हुए काटना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि एक फर्म के द्वारा वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा 15% बढ़ जाती है, तो वस्तु की पूर्ति होगी। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका लोच का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कुछ देर पहले भी हम लोगों ने मांग का लोच पढ़ा, वहाँ पे भी इसी प्रकार का क्वेश्चन था, सेम टू सेम आपका इसी प्रकार का क्वेश्चन था। ठीक है, बस इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में अंतर इतना है कि वहाँ पे मांग था और यहाँ पे आपका पूर्ति है, और एक छोटा सा अंतर ये है कि वहाँ पे जो आपका लॉस का वैल्यू है, ये वहाँ पे आपका लॉस का वैल्यू 2 दिया हुआ था, और यहाँ पे आपको लॉस का वैल्यू फाइंड करना है, निकालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पता चलेगा कि पूर्ति कैसा है, लोचदार है कि इकाई लोचदार है कि आपका शून्य लोचदार है। ठीक है, तब आपको पता चलेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले पूर्ति का लोच निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो मैंने आपको मांग का लोच का फार्मूला जिस प्रकार से बताया था, उसी प्रकार से सेम टू सेम वही फार्मूला यहाँ पे आपका पूर्ति की लोच बराबर भी होता है। ठीक है, मांग का लोच का फार्मूला आपको क्या बताया था कि मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, ये आपका मांग की लोच बराबर फार्मूला होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, आपका मांग वहाँ था तो उसके जगह पर यहाँ पे पूर्ति हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ES यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यानी कि पूर्ति की लोच बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका कि पूर्ति की मात्रा में, यहाँ पे लिख देता हूँ, सिर्फ मात्रा लिखता हूँ, समझ जाइएगा। ठीक है, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा क्या हो जाएगा आपका मूल्य। ठीक है, मूल्य में आपका प्रतिशत परिवर्तन, ये आपका फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे फार्मूला में आपका वैल्यू को बैठाइए। देखिए यहाँ पे पूर्ति की मात्रा में क्या हो रहा है आपका, पूर्ति की मात्रा में कितना % का परिवर्तन हो रहा है, 15 का हो रहा है सर। अब बोलिएगा यहाँ पे मूल्य यानी कि कीमत में कितना परिवर्तन हो रहा है, 10% का, तो 15/10। अब 5 से कितना बार में कटेगा आपका, बढ़िया से लिख देते हैं यहाँ पे 15/10। ठीक है, ES बराबर 15/10। अब देखिए 5 से आपका 3 बार में कटा, 2 बार में कटा, 3/2 यानी कि 3 को 2 से भागा देंगे तो 1.5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका ES का वैल्यू आ रहा है बच्चों, ये कितना आ रहा है आपका 1.5 आ रहा है। अब देखिए वहाँ पे कंडीशन मैंने बताया था कि जब भी आपका ES है तो ED का जो वैल्यू है बच्चों, ये आपका 1 से अधिक आए, 1 से अधिक आ रहा है यानी कि 1.5 आ रहा है, मतलब 1 से ज़्यादा आ रहा है। तो जब भी आपका ES है तो ED का जो वैल्यू है 1 से अधिक आए, तब आपका पूर्ति है तो मांग कैसा होता है, तो ये आपका लोचदार होता है। कैसा होता है, लोचदार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित कथन और कारण के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। देखिए यहाँ पे आपका कथन दिया गया है और यहाँ पे आपका कारण दिया गया है। ठीक है, यानी कि ये जो कथन दिया गया है, क्या ये कारण इसका सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अगर कर रहा है तो आपका दोनों सही होगा, नहीं कर रहा है तो अगर कथन सही है तो सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन में देखिए आपका दिया हुआ है कि कथन को किससे दर्शाया, ए से, तो मतलब ये सही है, कथन सही है, और आपका कारण गलत है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए पहले हम लोग कथन को देखते हैं। कथन क्या है कि किसी वस्तु पर इकाई कर लगने से फर्म की पूर्ति वक्र बाईं ओर सरक जाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी वस्तु है उस पर हम लोग टैक्स लगा देते हैं, कर लगा देते हैं, तो जो आपका फर्म का पूर्ति वक्र है वो आपका इस प्रकार से, पहले इस प्रकार से था, ये आपका पूर्ति वक्र हो गया, अब ये आपका इधर सरक जा रहा है, इधर। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है क्या, हाँ जी होता है। जब यहाँ पे दाम बढ़ता है ना, किसी मतलब पूर्ति पर क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे, तो वो क्या होगा, वस्तु का दाम बढ़ जाएगा। टैक्स लगने से दाम बढ़ता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो दाम बढ़ने से क्या होगा, ये आपका इधर सरक जाता है। ये कथन आपका सही है भैया। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका कारण क्या दिया गया, कारण दिया गया है कि किसी वस्तु की इकाई कर लगने से फर्म की सीमांत लागत बढ़ जाती है। कर लगने से भी क्या हुआ, सीमांत लागत बढ़ जाता है। ठीक है, कर लगने से भी लागत का मतलब क्या, उसका कॉस्ट जो आता है वो बढ़ जाता है। तो ये भी बात सही है, यानी कि आपका कथन ये भी सही है और आपका इसका कारण जो दिया गया है आर, ये भी सही है। तो कह सकते हैं ये और आर दोनों सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए किसमें दिया गया है, दोनों, ये और आर दोनों सही है, और ये इसका सही व्याख्या है। ठीक है, ये नहीं होगा, यहाँ पे सही व्याख्या नहीं है, सो लिखा गया है, सही व्याख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, दोनों ये और आर सही है तथा आर की सही व्याख्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सही व्याख्या भी कर रहा है और दोनों आपका सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए संतुलन का मतलब क्या होता है, ना ज़्यादा ना कम, एकदम बैलेंस में है। ठीक है, तो देखिए कोई भी वस्तु है तो उस वस्तु का क्या हो रहा है, अचानक से मांग बढ़ जा रहा है। तो मांग बढ़ने से क्या होगा, किसी भी वस्तु का अगर मांग बढ़ जाता है तो क्या क्या होता है, आपका उसका दाम भी बढ़ जाता है, वस्तु कीमत भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो संतुलन कीमत में क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका दाम भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर को ऑप्शन नंबर ये, संतुलन कीमत में वृद्धि होगा। एग्जाम्पल से ऐसे आप लोग समझना चाहते हैं तो समझिए। देखिए कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, पहले कोरोना के टाइम से पहले क्या होता था, मास्क का एक संतुलन कीमत था, यानी कि ना ज़्यादा कीमत रहता था ना ही कम कीमत रहता था। मास्क का कीमत कितना रहता था, मान के चलिए कोई भी मास्क का कीमत आपका 10 रुपया था। अचानक से क्या हुआ, कोरोना आया, मास्क का डिमांड बढ़ गया, यानी कि मांग बढ़ गया। तो इसका जो संतुलन कीमत था, ना ज़्यादा था ना कम था, 10 रुपया, ये अचानक से बढ़ के कितना बिकने लगा, कोरोना के टाइम में 50 टका बिकने लग रहा था। तो क्या हो रहा था, अचानक से अगर किसी भी वस्तु का देखिए यहाँ पे मांग में वृद्धि हुआ तो क्या हुआ, कीमत में भी वृद्धि हुआ। ठीक उसी प्रकार से मांग में वृद्धि होगा तो संतुलन कीमत में भी वृद्धि होगा। प्रैक्टिकल सोचना है। ठीक है, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि बाजार में मांग अधिकाई की स्थिति कब उत्पन्न होती है। मांग अधिकाई का मतलब क्या हुआ, मांग अधिक। तो मांग अधिक की स्थिति कब उत्पन्न होता है, जब आपका सप्लाई कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि मांग क्या होगा, आपका अधिक होगा सप्लाई से तब। ठीक है, तो मतलब जो आपका ये जो तीर होता है इसमें जो आपका इधर दिखाता है इसका मतलब क्या होता है, अधिक होता है, और इधरला आपका कम है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, जब मांग सप्लाई से अधिक हो जाता है तब आपका मांग अधिकाई की मतलब स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो डिमांड है ये ज़्यादा हो जाता है किससे, सप्लाई से। क्लियर है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए आप लोगों ने अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार पढ़ा हुआ है। एक होता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होता है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था, और एक होता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है बच्चों, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है आपका जो संसाधनों का स्वामित्व होता है ये आपका किसी खास व्यक्ति यानी कि निजी हाथों में होता है। पूंजीवादी को क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। ठीक है, निजी हाथों में होता है। और जो आपका समाजवादी होता है इसमें संसाधनों का स्वामित्व यानी कि मालिक आपका सरकार होता है। और जो मिश्रित होता है उसमें कुछ संसाधन का मालिक आपका ये प्राइवेट सेक्टर होता है यानी कि आपका निजी स्वामित्व होता है, और कुछ का आपका सरकार भी होता है यानी कि सार्वजनिक स्वामित्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है, अब समझिएगा। अब देखते हैं ऑप्शन कि पूंजीवादी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला दिया गया है कि उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। अभी मैंने बताया कि पूंजीवादी में क्या होता है, आपका जो उत्पादन के साधन है, जितने भी संसाधन है उसका मालिक कौन होता है, आपका प्राइवेट सेक्टर होता है यानी कि आपका निजी व्यक्ति होता है। ठीक है, तो यही कथन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, अगर पूछता कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है तो ये और ये तीनों हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपका क्या होता है, सरकार का काम क्या होता है, जन कल्याण को आपको बढ़ावा देना, और समाजवादी में मालिक कौन होता है, आपका सरकार होता है। ठीक है, साथ ही साथ आपका सरकार का पूर्ण हस्तक्षेप होता है, मालिक वही तो हस्तक्षेप उसी करेगा। साथ ही साथ श्रमिकों की सेवा क्रय विक्रय संभव नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पे आपका एक फिक्स हो जाता है सरकारी वाला कर्मचारी। ठीक है, बात समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे सिर्फ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जगह पर आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था दे देता तो ये तीनों कथन सही होता है। ठीक है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूछा है तो सिर्फ एक कथन सही है, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मान लीजिए कि एक देश में 2 लाख व्यक्ति रोजगार में संलग्न है तथा 10,000 व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक है लेकिन काम नहीं मिल पा रहा है, तो देश में बेरोजगारी का दर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि मान के चलिए कोई भी व्यक्ति मतलब कोई भी देश है जहाँ पे टोटल आपका कितना लोग है, 2 लाख लोग रोजगार में संलग्न यानी कि रोजगार का मतलब रोजगार में लगे हुए हैं। ठीक है, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, और 10,000 लोग काम करना चाहते हैं फिर भी बेरोजगार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको पूछ रहा है कि बेरोजगारी का दर क्या होगा। तो कुछ नहीं भैया, 2 लाख का 10,000 कितना परसेंट है निकाल देना है। किस तरह से प्रतिशत निकालते हैं, तो सबसे पहले हम ऊपर लिखना है आपको 10,000। ठीक है, 10,000 और नीचे लिखना है आपका 2 लाख। ठीक है, 2 लाख। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ। देखिए 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पे 3 गो जीरो और यहाँ पे 3 गो जीरो। ठीक है, कट गया। अब देखिए ये 10/2 यानी कि 10/2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बेरोजगारी दर कितना आएगा, आपका 5% आएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश शब्द का क्या अभिप्राय है। तो देखिए बच्चों, निवेश का सिंपल मीनिंग होता है पूंजी लगाना। ठीक है, आप लोगों ने कहीं पे गांव देहात में सुना होगा कि ये फैक्ट्रिया में 100 करोड़ के आरओ पूंजी लगल गए। इस तरह से आप लोगों ने सुना होगा। मतलब पहले इसका
यहाँ पे 50 करोड़ पूंजी लगाया था, अब इसमें क्या किया, 100 करोड़ का और पूंजी लगाया। ठीक है, तो 100 करोड़ के पूंजी लगाने से क्या हुआ, उस फैक्ट्री में और भी मशीनें खरीदी गई होगी, और भी उस फैक्ट्री का जमीन खरीदा हो गया, यानी कि मशीन में वृद्धि हुआ, जमीन में वृद्धि हुआ। और ये जमीन और मशीन में जो वृद्धि हो रहा है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं, जमीन और मशीन को आपका पूंजीगत वस्तु कहा जाता है। ठीक है, और ये जो पूंजीगत वस्तुओं में वृद्धि हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, आपका ज्यादा पूंजी लगाने के कारण। और जो ज्यादा पूंजी लगाते हैं उसी को क्या कहते हैं, मतलब जो बाद में पूंजी को बढ़ाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को आपका निवेश कहा जाता है। ठीक है, तो आसान भाषा में कहा जाए तो निवेश शब्द का अभिप्राय क्या होता है, पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि करना, मशीनों में वृद्धि करना, जमीन में वृद्धि करना, इसी को आपका क्या कहा जाता है, निवेश कहा जाता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि आय के चक्रीय प्रवाह के दो क्षेत्रक मॉडल में कारक सेवाओं का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो देखिए बच्चों, आय के चक्रीय प्रवाह में जो दो क्षेत्र होता है, एक होता है आपका फर्म और एक होता है आपका परिवार। और ये यहाँ पे देखिए एक शब्द आया है कारक सेवा। तो कारक का मतलब क्या होता है, कारक का मतलब होता है साधन। ठीक है, और साधन में आपका साधन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो भूमि आता है, पूंजी आता है, और देखिए आपका जो फर्म होता है यानी कि कंपनी को, और परिवार का मतलब क्या हुआ, लोग। तो जो आपका लोग ही क्या करते हैं, फर्म को क्या करते हैं, आपका श्रम प्रदान करते हैं, भूमि प्रदान करते हैं, पूंजी प्रदान करते हैं, लोग ही आपका प्रदान करते हैं। तो देखिए ये आपका परिवार से किधर आ रहा है, आपका परिवार से फर्म की ओर आ रहा है। ठीक है, ये सब आपका कारक मतलब जो आपका साधन है, भूमि पूंजी श्रम, आपका लोग ही क्या करते हैं, फर्म को आपका प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, परिवार से फर्म की ओर, यहाँ पे आपका कारक सेवाओं का प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि सरकार द्वारा भुगतान की गई विधवा पेंशन की राशि निम्नलिखित में से किस समुच्चय का एक भाग होता है। तो देखिए सरकार के द्वारा जो भी आपका पेंशन दिया जाता है बच्चों, तो कोई भी आपका फ्री में आपको कुछ दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपको कोई भी योजना के माध्यम से आपको आवास दिया जा रहा है, कुछ भी दिया जा रहा है फ्री का चीज़। ठीक है, मतलब बिना काम किए हुए आपको दिया जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, उसे आपका व्यक्तिगत आय कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको व्यक्तिगत आय का एक समुच्चय होता है। ऑप्शन नंबर मतलब भाग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा व्यक्तिगत आय। अब पूछेगा सर कि व्यक्तिगत आय क्या होता है, तो याद रखिएगा बच्चों, जो व्यक्तिगत आय उस आय को कहते हैं जिसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसे एक बार पहले से शामिल कर लिया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, व्यक्तिगत आय कहते हैं। और ये पेंशन हो गया आपका, जो हस्तांतरण भुगतान है, इसी को आपका व्यक्तिगत आय कहा जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो याद रखिएगा, आपका पेंशन हो गया, तो कोई भी आवास का पैसा हो गया, एक इसके अंतर्गत आते हैं, व्यक्तिगत आय के अंतर्गत आते हैं। और व्यक्तिगत आय को आपका हस्तांतरण भुगतान कहा जाता है, जिसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम कौन सा है, यानी कि जो हम लोग लेन देन करते हैं इसका सबसे सर्वमान्य, सर मतलब सभी को मानने वाला माध्यम कौन सा है, तो सभी को मुद्रा को मानते हैं भैया। सर्वमान्य माध्यम क्या है, मुद्रा। हर जगह मुद्रा आपका चलता है, पैसा से लेन देन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा मुद्रा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ब्याज दर में वृद्धि का मुद्रा की नकदी मांग में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जब भी आपका ब्याज दर में वृद्धि कर दिया जाता है बच्चों, तो इससे मुद्रा में क्या परिवर्तन पड़ता है, तो मुद्रा की जो आपका नकदी मांग है यह आपका कमी हो जाता है। जैसे ब्याज दर में वृद्धि करेंगे तो इसका उल्टा क्या होता है, आपका मुद्रा की नकदी मांग में कमी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, मुद्रा में क्या हो रहा है, आपका कमी हो जाएगा। ठीक है, मुद्रा की नकदी मांग में कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए एक केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाए गए निम्न उपाय हैं, निम्न कूटों का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे फिर से आपका कूट वाला क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे आपका कूट दिया गया है और ये कौन कौन सा कूट आपको सही है सो आपको छांटना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका कि मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं, यानी कि क्या क्या अपनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना है बच्चों, तो केंद्रीय बैंक के द्वारा आपका क्या किया जाता है, बैंक दर में कमी किया जाता है, यानी कि जो आपका बैंक रेट है उसको डिक्रीज कर दिया जाता है। ये बात आपका सही है। चलिए आगे देखिए, आपका दूसरा क्या दिया हुआ है कूट में कि प्रतिभूतियों की बिक्री की जाती है। नहीं, प्रतिभूतियों की बिक्री नहीं की जाती है। ठीक है, ये कथन आपका यानी कि ये कूट आपका गलत है। उसके बाद तीसरा है आपका यहाँ पे सी में कि कोष अनुपात में कमी की जाती है। हाँ, जब भी मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाना रहता है तब जो आपका केंद्रीय बैंक है आरबीआई है, ये क्या करता है, आपका जो कैश रिजर्व रेशियो है, ठीक है, उस आपके कोष के अनुपात में क्या करता है, कमी कर देता है। तो ये भी सही है और आपका ये भी सही है, यानी कि ये और आपका सी सही है। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्वेश्चन में ए और सी दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब सिंपल याद रखिएगा, किसी चीज़ को कमी करना है तो क्या करना पड़ेगा आपका, मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना है तो आपको दूसरा को किसी चीज़ को कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा रहे हैं, इस वजह से आपका बैंक दर में भी कमी हो रहा है और आपका कैश अनुपात में भी कमी हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निम्नलिखित में से
किस कर को कागजी कर कहा जाता है? तो जो आपका संपत्ति कर है इसे कागजी कर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा है? तो प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर उस कर को कहते हैं जो हम किसी दूसरे के ऊपर टाल नहीं सकते। अगर हम पर वो टैक्स लगाया गया भैया तो हम ही को देना पड़ेगा, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे आपका आयकर हो गया, ठीक है। आयकर, आप ज़्यादा पैसा कमाते तो क्या कहेंगे भैया कि हमारे बदले टैक्स वो तुम दे दो, दूसरे को ऊपर टाल सकते नहीं, तुम कमा रहा भाई, तुम पर टैक्स लगेगा, ठीक है। ये आपका आयकर हो गया। निगम कर भी आपका प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए निगम कर आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, निगम कर, ठीक है। याद रखिएगा आयकर भी आपका क्या है बच्चों? आपका प्रत्यक्ष कर है। बाकी बात सेवा कर, उत्पाद कर और ये जो उत्पादन कर है, ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर को मैंने क्या बताया आपको? दूसरे के ऊपर टाला जा सकता है। जैसे कि उत्पादन कर, मान के चलिए कोई भी वस्तु कलम का उत्पादन करें तो कलम पर कुछ टैक्स लगा रहा होगा। 3 रुपये है दाम इसका, 1 रुपया टैक्स लगा दिया तो 4 रुपया हो गया। टोटल कितना हो गया? 4 रुपया कलम का दाम हो गया। अब ये 4 रुपया क्या कंपनी वाला पर टैक्स लगाया तो कंपनी वाला देगा? नहीं, दाम बढ़ा दिया, कस्टमर देगा भाई, जो खरीदेगा वो देगा, दूसरे के ऊपर टाल दिया, ठीक है। तो जिसे टाला जा सकता है उसे आपका अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, जिसे नहीं टाला जा सकता है उसे आपका प्रत्यक्ष कर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका निगम कर क्या है? आपका प्रत्यक्ष कर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है? यदि आय में परिवर्तन से उपभोक्ता का उपभोग व्यय अपरिवर्तित रहता है तो इस समय एमपीसी का मान क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमपीसी बराबर क्या होगा अगर क्या कर रहे हैं, आय आपका क्या हो रहा है? आय में परिवर्तन हो रहा है और उपभोक्ता के व्यय में यानी कि खर्च में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो एमपीसी का मान क्या होगा? तो देखिए बच्चों एग्जाम्पल समझिए। मान के चलिए कोई व्यक्ति क्या था आपका, पहले 10 रुपया कमाता था, ठीक है। अब और खर्च कितना करता था? 8 रुपया आपका खर्च करता था। अब क्या हुआ, वो 15 रुपये कमाने लगा और खर्च कितना करने लगा? तो खर्च वही उतना ही कर रहा है, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, 8 रुपया खर्च कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे परिवर्तन कितना हो रहा है आपका? आय में परिवर्तन हो रहा है 5 का, और आपका वही यानी कि यहाँ पे उपभोग में कितना परिवर्तन हो रहा है? खर्च में आपका एको टका नहीं, 0 का परिवर्तन हो रहा है। और देखिए एमपीसी का आपका फॉर्मूला क्या होता है? एग्जाम्पल दिए, ये आपका वैल्यू नहीं दिया, एग्जाम्पल दिए कि हाँ 0 का परिवर्तन हो रहा है खर्च में यानी कि उपभोग में, और आय में इसका बढ़ रहा है। तो देखिए एमपीसी का आपका वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर याद रखिएगा, एमपीसी का आपका फॉर्मूला होता है कि कुल उपभोग स्तर में परिवर्तन, ठीक है, यानी कि डेल्टा क्या होता है? डेल्टा सी, कुल उपभोग स्तर में परिवर्तन को डेल्टा सी से दर्शाया जाता है, और जो आपका कुल आय में परिवर्तन है उसे डेल्टा वाई से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे उपभोग में हम 0 परिवर्तन कर रहे हैं। अभी 0 मैंने बताया कि कुछ नहीं, परिवर्तन का मतलब क्या होता है? घटना चाहिए तो बढ़ना चाहिए, और नहीं घट बढ़ रहा है मतलब 0 का परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे उपभोग में 0 परिवर्तन कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ भी परिवर्तन कर, पहली बात कुछ भी परिवर्तन करें, यहाँ पे 10 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, 1 लाख लिखेंगे, 1 लाख का आय में परिवर्तन हो रहा है, चाहे 5 का परिवर्तन हो रहा है, किसी भी चीज़ को 0 से भागा देने पर क्या आता है आपका? 0 ही आता है। तो क्या होता है आपका, अगर आय में परिवर्तन हो रहा है और उपभोग में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो एमपीसी का मान कितना आता है? 0 आता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका 0 को किसी भी चीज़ से भागा देंगे 0 ही आएगा, इस वजह से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निम्न में से समग्र मांग का एक घटक नहीं है। तो समग्र मांग का घटक आपका कौन सा नहीं है? तो ये आपका इसका जो करेक्ट आंसर होगा 27 का आपका बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वित्तीय परिसंपत्तियों का व्यय ये आपका समग्र मांग का घटक नहीं है। बाकी बात उपभोग व्यय, निवेश व्यय और निवल आय, ठीक है, ये आपका समग्र मांग का घटक है। वित्तीय परिसंपत्तियों का व्यय आपका इसका घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। समग्र मांग किसे कहते हैं? तो पूरे अर्थव्यवस्था के द्वारा जो मांग किया जाता है, यानी कि समूची अर्थव्यवस्था के द्वारा, उसी को समग्र मांग कहा जाता है, जिसका घटक ये तीनों है। आपका वित्तीय परिसंपत्तियों का व्यय आपका इसका घटक नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कुल निर्गत में परिवर्तन तथा स्वायत्त आय निवेश में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? स्वायत्त निवेश का मतलब क्या होता है? सरकारी निवेश, ठीक है। और जब भी कुल यहाँ पे कुल निर्गत में परिवर्तन होता है तथा स्वायत्त निवेश में जो आपका परिवर्तन होता है, उसके जो यानी कि सरकारी निवेश में जो परिवर्तन होता है उसके जो अनुपात होते हैं बच्चों, इसको क्या कहा जाता है? गुणक कहा जाता है, यानी कि जो आपका के से दर्शाया जाता है, मल्टीप्लायर कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो याद रखिएगा कुल निर्गत में यानी कि कुल उत्पादन में, निर्गत का मतलब उत्पादन और आपका स्वायत्त का मतलब होता है सरकारी, ठीक है। तो कुल निर्गत यानी कि कुल उत्पादन में परिवर्तन होने से जो आपका सरकारी निवेश में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात को आपका गुणक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि विदेशी विनिमय दर क्या है? तो विदेशी विनिमय दर आपका देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत को क्या कहा जाते हैं? आपका विदेशी विनिमय दर कहते हैं, ठीक है। तो आज रखिएगा विदेशी विनिमय दर किसे कहते हैं? तो देशी मुद्रा की विदेशी मुद्रा में कीमत को क्या कहते हैं? आपका
विदेशी विनिमय दर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं आप, हमारा देशी मुद्रा क्या है, रुपया है, ठीक है। तो अभी आप लोग अगर 83 रुपया दोगे ना भैया, तब आपका $1 होगा। कितना होगा, $1। डॉलर किसका रुपया है, मुद्रा है, अमेरिका का, ठीक है। तो 83 रुपया, हमारा 83 रुपया अमेरिका के 1 रुपया के बराबर है। तो इसी को क्या कहते हैं, जो आपका तुलना करते हैं, तो आपका एक्सचेंज करते हैं, तो कीमत करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आपका विदेशी विनिमय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि वस्तुओं एवं सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के संतुलन को क्या कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे व्यापार संतुलन कहा जाता है, ठीक है। आज रखिएगा, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, तो वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय लेन देन। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का मतलब क्या हुआ, एक देश से दूसरे देश का लेन देन जो होता है उसी को अंतर्राष्ट्रीय लेन देन कहते हैं। तो जो आपका, हम किसी देश से वस्तु का लेन देन कर रहे हैं, तो सेवा का लेन देन कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं तो उसे व्यापार संतुलन कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो वीडियो लंबा हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बस इतना ही आपको मतलब ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही मेहनत से मैंने आपको लगभग आपका 5 से 6 घंटा टाइम दिया, तब एक वीडियो मैंने आपको बताया है, ठीक है। ताकि आपको अच्छे से समझाया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन भी थोड़ा सा टफ था। मैंने सोचा कि इकोनॉमिक्स देखिए बहुत सारे बच्चे शुरू से नहीं पढ़ते हैं, साइंस वाले कॉमर्स वाले तो आखिरी में आकर के पढ़ते हैं, तो सोचा कि उतना अच्छा से एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो बच्चों को समझ में कैसे आएगा। तो सारा क्वेश्चन को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका आता है तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा। आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, आने वाले आपका जो मॉडल पेपर का आपका सब्जेक्टिव पर जैसे ही खत्म होगा, उसके बाद आपका अभी कुछ देर बाद तो अपलोड हो जाएगा, और कल से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चालू हो जाएगा, ठीक है। तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जवाहर झारखंड।